गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, कल 7 मई के दिन इलेक्शन का तीसरे फेज का चुनाव हमें देखने को मिला, जहां पर लगभग 64% पोलिंग हुई। इसके साथ ही अगर हम नोटिस करेंगे, टोटल 7 फेजेस में ये चुनाव है। 3 फेजेस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, अब टोटल 4 फेजेस बच गए हैं। पर अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज की, तो हमें देखने को मिलेगा कि 50% से भी ज्यादा जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज है ना, उनमें ऑलरेडी वोट डाले जा चुके हैं। यानी कि अब हम लगभग आधे के आसपास पहुंच गए हैं। अब कहीं ना कहीं बाकी आधा आने वाले दिनों के अंदर पोलिंग उन पे होगी। इसके साथ में अगर आप नोटिस कर पाओगे, हरियाणा से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज सामने आ रही है, जहां पर आप नोटिस करोगे जो 3 इंडिपेंडेंट्स हैं, उन्होंने यहां पर सरकार से पुल आउट कर लिया है। जिस वजह से अब अगर हम बात करें हरियाणा की गवर्नमेंट की, तो वहां पर जो नंबर्स हैं वो माइनॉरिटी में आ चुके हैं। अब हरियाणा में देखो, आने वाले महीनों के अंदर वैसे भी चुनाव होने ही है, ठीक है, लोकसभा के तो होने ही है, बट एट द सेम टाइम जो लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव है ना, वो भी इस साल ही यहाँ पे शेड्यूल्ड है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर जो अभी करंट गवर्नमेंट है ना, तो वो माइनॉरिटी के अंदर आ चुकी है। दोस्तों, डेट है आज की 8 मई 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। देखो, पहला जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो डिस्कस करेंगे सुमात्रन ओरांगुटन राकुस के बारे में। देखो, यहाँ पर आप पिक्चर देखिए, यहाँ पर ना आपको ओरांगुटन देखने को मिल जाएगा। ये दरअसल में एक मेल सुमात्रन ओरांगुटन है, जिसका नाम है राकुस। अब इनको क्या होता है, इनको एक फेस इंजरी हुई, ठीक है, यहाँ पर आप देख भी पाओगे फेस के ऊपर। अब देखो, इंसान तो क्या करता है, जब भी कोई इंजरी होती है तो हमें तरीका पता है कि यार हाँ, इसको कैसे हील कैसे करना है। पर इसने पता क्या किया, इसने यहाँ पे एक पेड़ है, उसके पत्ते यहाँ पे तोड़े, उन पत्तों को च्यू किया एंड फिर जो जूस बनाना, उस जूस को अपने फेस के ऊपर लगा लिया। कई मिनटों तक वो अपने फेस के ऊपर इस तरह से जूस को लगाता रहा। फिर बाद में क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद इनका जो जख्म था वो पूरी तरह से भर गया एंड ये प्रॉपरली रिकवर कर गए। अब आप सोचेंगे, यार ये चीज़ तो हमें तो पता है कि इस तरह से कुछ आपकी जड़ी बूटियां होती हैं या इस तरह की चीज़ें होती हैं, जिनको हम कहीं ना कहीं यूज़ करके अपने आप को ठीक कर सकते हैं। पर इनसे ये एक्सपेक्ट करना, थोड़ा सा ये यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क लगा कि कैसे इनके पास भी इस तरह की सेल्फ कॉग्निटिव कैपेसिटीज हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही एक सिग्निफिकेंट चीज हमें यहाँ पे देखने को मिली। तो हमें ऐसा लग रहा है कि यार, जैसे ह्यूमंस और ओरांगुटान्स का जो कॉमन एंसेस्टर था ना, हो सकता है ये जो एक्टिव वाउंड ट्रीटमेंट की जो कैपेसिटी है, उनके दिमाग में जो क्षमता है, ये दोनों के लिए कॉमन हो सकती है, हमारे लिए और ओरांगुटान के लिए। अब नॉन ह्यूमंस के अंदर अगर हम बात करें, जैसे अगर हम ग्रेट एप्स की बात करें, तो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट मटेरियल्स को रब करना हो गया, या फिर कुछ स्पेसिफिक प्लांट्स को खाना हो गया, ताकि कहीं ना कहीं पैरासाइट इन्फेक्शंस को ट्रीट किया जा पाए। ये हमें थोड़ा बहुत पता भी है। जैसे फॉर एग्जांपल गेमॉन के अंदर चिंपैंजी ग्रुप का देखा गया कि उन्होंने इंसेक्ट्स को अपने जख्मों पर लगाया। पर अगर हम बात करें कि बायोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंस के साथ अपने वाउंड को ट्रीट करना, ये कहीं ना कहीं अभी तक डॉक्यूमेंटेड नहीं था। अब आप पूछेंगे, सर कौन सा ऐसा पेड़ था या किसके पत्ते यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे लगाए? द आंसर इज अकर क्यूनिंग, ठीक है ना। यहाँ पर ये नाम आप ध्यान में रखोगे, ये है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया को इंडिजिनस। आपको ये प्लांट आपको देखने को मिल जाएगा चाइना, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम एंड साउथ ईस्ट एशिया के और पार्ट्स के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। ये प्लांट की ना दरअसल में एनर्जेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं। एनर्जेसिक मतलब जिससे आपकी जो दर्द है, आपका जो पेन है, वो कम होता है। साथ ही साथ यहाँ पर क्या है, एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टीज, यानी कि वो प्रॉपर्टीज जिससे कहीं ना कहीं आपका बुखार, आपका फीवर कम होता है। तो ये प्रॉपर्टीज आपको इस प्लांट के अंदर देखने को मिल जाएंगी। तो मलेरिया हो गया या बाकी और एलिमेंट्स को ट्रीट करने के लिए भी इस मेडिसिन को यूज किया जाता है। यहाँ पर इसकी एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी फंगल, एंटीऑक्सीडेंट और बहुत सारी प्रॉपर्टीज आपको हेल्प करती हैं आपके जख्म को ठीक करने के अंदर। बाकी जब मैं बात करूँ ओरांगुटन की, इनको मैन ऑफ द फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको ग्रेट एप्स के ही एक्सटेंट स्पीशीज आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ ना, अगर हम बात करें ग्रेट एप्स की, तो उसमें लीस्ट क्लोजली रिलेटेड है ह्यूमंस को, पर कहीं ना कहीं 97% हमारे डीएनए को वो शेयर करते हैं। इसके साथ ही ये आर्बोरियल मैमल्स हैं। आर्बोरियल मतलब जो कहीं ना कहीं पेड़ों पर रहते हैं, ठीक है, इसलिए इनको पर्सन ऑफ द फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है इंडोनेशियन और मले लैंग्वेज के अंदर। साथ ही साथ ये ट्रीज वगैरह के ऊपर, जैसे मैंने आपको बताया, लेते हैं सॉलिटरी लाइफ, मतलब अकेले में थोड़ा रहते हैं, स्लीपिंग एंड ईटिंग फ्रूट, ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, बाकी नेस्ट वगैरह बनाना, एट द सेम टाइम रात को सोते हैं, ठीक है ना, ड्यूरिंग द डे थोड़ा रेस्ट वगैरह भी कर लेते हैं। ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी, राइट। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने आपको बताया, इनकी जो सोचने की क्षमताएं होती हैं वो काफी अच्छी खासी हमें देखने को मिलती है। प्रॉब्लम वगैरह को सॉल्व कर लेते हैं,
50 साल तक ये वाइल्ड के अंदर जी सकते हैं। ठीक है, जो फीमेल्स होती हैं वो 10 से 15 साल की आयु के बीच में यहाँ पे रिप्रोड्यूस करती हैं। लगभग 5 साल के बाद नॉर्मली ये जन्म देती हैं। ठीक है ना, एंड कई बार जो बेबीज के बीच में, बच्चों के बीच में इंटरवल होता है वो 10 साल से ज्यादा का भी हो सकता है। कहाँ मिलते हैं सर? देखो मेजरली आपको इंडोनेशिया और आपको बोर्नियो, ये कहीं ना कहीं मलेशिया, इंडोनेशिया, बोर्नियो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। 3 तरह के होते हैं, सुमात्रा ओरांगुटन, बोर्नियन ओरांगुटन, तापिनुली ओरांगुटन। ठीक है, थोड़ा थोड़ा इनमें फर्क होता है, आपको बहुत ज्यादा इनके बीच में फर्क जानने की जरूरत नहीं है। हालांकि तीनों तरह के जो ओरांगुटन की मैंने बात करी, उनका आईयूसीएन स्टेटस आपको क्रिटिकली एंडेंजर्ड देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज चाइना लॉन्चेस चैंगी मिशन 6 टू द फार साइड ऑफ द मून। देखो चाइना ने अपना दूसरा मिशन फार साइड ऑफ द मून पर लॉन्च कर दिया है। अगर ये पूर्ण रूप से सक्सेसफुल हो जाता है तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड का पहला मिशन होगा जो मून के फार साइड से सैंपल वापस धरती के ऊपर लेकर आएगा। ये 53 दिनों का लंबा मिशन होने जा रहा है। अब यहाँ पर आप नोटिस करोगे कि जब मैं बात करता हूं ना साउथ पोल की, तो साउथ पोल के ऊपर आपको एटकिन, ठीक है ना, ये जो आपको एटकिन बेसिन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जो इस पर्टिकुलर चांगी मिशन का लैंडर होगा वो यहाँ पर डिसेंड करेगा। ये 2500 किलोमीटर वाइड एक आपको बेसिन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा लूनर सरफेस के ऊपर। ठीक है ना, तो यहाँ पर होगा क्या, जो चांगी 6 मिशन का एक तो आपका ऑर्बिटर हो गया जो इस पर्टिकुलर मून को ऑर्बिट करेगा, उसके साथ ही लैंडर जो होगा ना वो यहाँ पर एटकिन बेसिन के ऊपर जाके लैंड करेगा। फिर जब लैंड करेगा उसके बाद क्या करेगा, उस तरह से देखो ड्रिल करेगा, स्कूप मतलब चम्मच की तरह वहां पे सैंपल्स वगैरह को कलेक्ट करेगा। एंड अकॉर्डिंगली उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इस तरह से ना असेंट व्हीकल के माध्यम से जो भी उसने कलेक्ट किया ड्रिलिंग और स्कूपिंग के माध्यम से, वो सैंपल्स को कहीं ना कहीं ऑर्बिटर तक भेज देगा। फिर जो ऑर्बिटर का सर्विस मॉड्यूल है वो उस सैंपल को धरती पर ले आएगा। दिस इज द एंटायर प्रोसेस। धरती के ऊपर आ गया, फिर कहीं ना कहीं पूरा जो भी उसको हम उसके ऊपर एनालिसिस करेंगे, कुछ इंसाइट्स लेकर आएंगे, मून की इंटरनल हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। एंड साथ ही साथ अगर आप नोटिस करोगे ना तो यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पे लूनर मेंटल से भी आपको मटेरियल देखने को मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं फार साइड ऑफ द मून की इतनी ज्यादा सिग्निफिकेंस है, हमें उसके बारे में अच्छी खासी जानकारी मिल पाएगी। ठीक है ना, बाकी धरती से हम इतना कुछ देख नहीं पाते क्योंकि टाइडल इंटरलॉकिंग है ना, टाइडल लॉकिंग है यहाँ पे, तो हमें सिर्फ मून की एक ही साइड दिखती है जो नियर साइड है, जिसको हम बोलते हैं फार साइड के बारे में हमें उतना नहीं पता। तो ये जो मिशन होगा हमें उसके अंदर काफी ज्यादा हेल्प करेगा। बाकी आप जानते हो इंडिया का चंद्रयान 3 मिशन था, बहुत सक्सेसफुल रहा। अब हमारी जो तैयारी होगी वो चंद्रयान 4 मिशन की होगी। हमारा फोकस यहाँ पे ये रहेगा कि हम मून के ऊपर 2040 तक क्या करें, हमारे एक एस्ट्रोनॉट को यहाँ पे उसको यहाँ पे लैंड करवा पाए। ठीक है ना, तो ये फोकस रहने वाला है इंडिया के चंद्रयान 4 मिशन का। हम सैंपल्स कलेक्ट करेंगे, उनको धरती पे लेके आएंगे, तो कहीं ना कहीं एक फुल साइकिल यहाँ पे गोइंग टू द मून एंड कमिंग बैक टू अर्थ, ये सारी चीजें हम यहाँ पे अचीव कर पाएंगे। डेफिनेटली देखो यहाँ पे इंडिया का चंद्रयान मिशन और भी ज्यादा बढ़िया है, इनसे कहीं ना कहीं आप नोटिस कर पाओगे। तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्लोरोपिक्रिन। देखो दरअसल में क्या हुआ है ना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा रशिया को एक्यूज किया गया है कि उन्होंने इस पर्टिकुलर केमिकल का यूज किया है, बेसिकली इस कंपाउंड का यूज किया है यूक्रेन के अगेंस्ट, जो कहीं ना कहीं केमिकल वेपन कन्वेंशन CWC का बहुत ही बड़ा वायलेशन है। देखो दोस्तों, इसको यहाँ पे ट्राइक्लोरो नाइट्रोमीथेन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे, ये इसका स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर ना दरअसल में 3 आपको क्लोरीन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये क्या है, सी नाइट्रो कंपाउंड है, जहां पर क्या है नाइट्रोमीथेन मतलब है बेसिकली, जहां पर तीनों हाइड्रोजन को आपके क्लोरीन के साथ रिप्लेस कर दिया गया है। अब यहाँ पर क्या इसकी दिक्कत क्या है इसके साथ, एक्चुअली में दिक्कत इसकी ये है कि जब इसको आप यूज करते हो तो कहीं ना एक तो जैसे कई बार आपने नोटिस किया होगा ना, जब किसी भीड़ को कंट्रोल करना होता है या राइट कंट्रोल करना होता है तो एक तरह से टीयर गैस छोड़ी जाती है। तो क्लोरोप्रिक्लिन भी एक तरह का इरिटेंट ही है जिसकी काफी खराब स्मेल भी आपको देखने को मिल जाएगी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम भी एज अ पॉइजन गैस की तरह इसको यूज किया गया। एट द सेम टाइम सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम के ऊपर भी इसको स्टॉक पाइल काफी किया गया। तो जब कहीं ना कहीं इसको यहाँ पे इस तरह से रिलीज किया जाता है ना, तो लोगों को उल्टियां आती हैं, उनको वॉमिटिंग फील होती है, तो काफी इससे दिक्कत होती है। बाकी अगर आप नोटिस करो, इनहेलेशन के माध्यम से, स्किन इंजेक्शन के माध्यम से लोगों तक जा सकती है, कहीं ना कहीं उस वजह से उनके आईज, नोट्स, थ्रोट सब जगह के ऊपर ये इफेक्ट कर सकती है। एंड कहीं ना कहीं काफी ज्यादा जहरीली भी होती है ये, एंड अकॉर्डिंगली क्या हो सकता है, इससे कैंसर भी आपको हो सकता है।
हालांकि इसको लिमिटेड वेज के ऊपर आप अलग अलग जगह यूज भी करते हो, नो डाउट अबाउट इट। एग्रीकल्चर के अंदर भी थोड़ा बहुत यूज किया जाता है एज मतलब क्लीन एंड हो गया, चीजों को मारने के लिए कुछ स्प्रेस वगैरह के अंदर भी इसको यूज किया जाता है, एज अ हर्बिसाइड भी यूज किया जाता है, पर वो लिमिटेड मैनर के अंदर होता है। जब बड़े लेवल के ऊपर यूज होता है तो कहीं ना कहीं लोगों के ऊपर इसका नेगेटिव इंपैक्ट हमें देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि सोडियम हाइपोक्लोराइट एंड नाइट्रोमीथेन के बीच में केमिकल रिएक्शन से ये बनता है, एंड एट द सेम टाइम इसकी अपीयरेंस जो होती है वो कलरलेस से फेंटी येलो ऑयली लिक्विड आपको देखने को मिल जाएंगी। इसके और जो नाम है नाइट्रोक्लोरोफोम, डोलोक्लोर और पिकफ्यूम के नाम से भी आप इसको यहाँ पर जानते हैं। तो जो CWC की मैं बात कर रहा था, केमिकल वेपन कन्वेंशन की, 1997 के अंदर ये फोर्स में आई थी। यहाँ पर फोकस ये है कि आपके जो एक एंटायर कैटेगरी ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है ना, उसको यहाँ पर हम एक तरह से एलिमिनेट कर पाएं, उन केमिकल्स को हम यहाँ पे एलिमिनेट कर पाएं। एंड साथ ही साथ इसकी वजह से फॉर्मेशन किसका होता है, OPCW का, ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, जो कहीं ना कहीं चेक करती है इसके बारे में ही कि हाँ कहीं ये सब चीज़ें यूज तो नहीं हो रही। तो फोकस यही रहता है कि इस तरह के केमिकल वेपन्स का डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, स्टॉक पाइलिंग, ट्रांसफर, यूज कहीं ना कहीं खत्म किया जा पाए, एंड उनकी री इमरजेंसी या बाकी और चीज़ों को भी हम अकॉर्डिंगली खत्म कर पाए। 2013 के अंदर नोबेल प्राइज फॉर पीस भी OPCW को ही मिला था। तो जो क्लोरोपिक्लिन है ना, वो यहाँ पर बैंड है अंडर केमिकल वेपन कन्वेंशन। नेक्स्ट देखो दोस्तों, हम बात करेंगे बोइंग स्टारलाइनर के लॉन्च की। देखो दरअसल में कल ये लॉन्च होना था, पर ये लॉन्च हुआ नहीं है, ठीक है ना, कुछ यहाँ पे दिक्कत आ गई, अब इसको अगले हफ्ते लॉन्च किया जाएगा। बट पॉइंट समझो कि आखिर ये बोइंग स्टारलाइनर है क्या। देखो बोइंग स्टारलाइनर को CST-100 या फिर क्रू स्पेस ट्रांसपोर्टेशन के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग ना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में जानते होंगे, ISS के बारे में, ठीक है ना। तो हो क्या रहा है ना, यहाँ पर बोइंग के द्वारा जो स्टारलाइनर स्पेसशिप है, उसके माध्यम से 2 नासा एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जा रहा है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। सर कहां से, कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से। यहां से फ्लोरिडा से वो जाएंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो बेसिकली जो आपका CST-100 है या बोइंग स्टारलाइनर है, इसको स्पेस ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किया जाएगा, स्पेस ट्रेवल के लिए एक क्रू कैप्सूल है, ठीक है। इसको आप पार्शली रीयूजेबल कर सकते हो, मतलब कहीं ना कहीं इसको बार बार आप यूज कर सकते हो। 2 मॉड्यूल्स आपको देखने को मिल जाएंगे, एक तो वो वाला मॉड्यूल जहां पे आपका क्रू बैठेगा, ठीक है, जहां पे वो ड्यूरिंग द जर्नी स्टे करेंगे, एंड दूसरा है सर्विस मॉड्यूल जहां पर आपको प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी, टेम्परेचर कंट्रोल, ये सारी अलग अलग चीजें जिसका आप स्पेसक्राफ्ट का पावर हाउस भी कह सकते हो। अब आप नोटिस करोगे कि इससे मिशन से फायदा क्या होगा। देखो इससे ना कहीं हमें पता लग पाएगा कि जो स्टार लाइनर है बोइंग का, ये स्पेस के अंदर कैसा परफॉर्म करता है, राइट। एंड कहीं ना कहीं क्या ये सारे प्रोसेसेस कर पाएगा, उनको एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लेके जाना, उनको वापस लेकर आना, ठीक है, कहीं ना कहीं आगे आके और भी फ्लाइट्स होंगी तो उनके अंदर काफी मदद कर पाएगा। बाकी अगर आप नोटिस करोगे तो जो नए स्पेस सूट्स बनाए गए हैं ना आपके एस्ट्रोनॉट्स के लिए, उनको भी यहाँ पे प्रॉपर्ली टेस्ट किया जा पाएगा। ये जो नए स्पेस सूट्स हैं ये लगभग 40% लाइटर है, तो वो भी आप उसको अच्छे से टेस्ट कर पाओगे। बाकी आप नोटिस करोगे नासा और बोइंग इसको क्लोजली मॉनिटर करेंगे कि स्टारलाइन की हीट शील्ड हो गया, पैराशूट हो गया, वो सब चीज़ें कैसे काम करती हैं। तो ये है बोइंग स्टारलाइन, बेसिकली आपका स्पेस ट्रेवल के लिए इसको यूज किया जा रहा है एज अ क्रू स्पेस ट्रांसपोर्टेशन। अब मैंने जैसे आपको बताया कि इसको आप नोटिस करोगे नासा के लिए भी और बोइंग के लिए डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से आपकी रूटीन आपकी फ्लाइट्स करी जा पाए। बाकी आप जानते होंगे ना, जो एलन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स, वो काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर काम कर रही है। तो स्पेस एक्स को भी एक कॉम्पिटिशन मिल रहा है बोइंग की फॉर्म के अंदर, दोनों मिलकर यहाँ पे स्पेस सेक्टर के अंदर काफ़ी कॉम्पीट यहाँ पे कर रहे हैं। अब मैंने आपको बताया कि इसके अंदर ना 2 आपके एस्ट्रोनॉट्स भेजे जाने थे कल, पर कहीं ना कहीं वो नहीं जा पाए, ठीक है, अब आने वाले हफ्ते में जाएंगे। उन 2 एस्ट्रोनॉट्स में से जो एक एस्ट्रोनॉट है ना, उनका नाम है क्या, सुनीता विलियम्स जी। और आप जानते होंगे देखो एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स जी के बारे में, ये कहीं ना कहीं अब तीसरी बार फ्लाई करने जा रही हैं। हालांकि कल हो जाता, पर वो जो दिक्कत आई उस वजह से नहीं हो पाया, बट अगले हफ्ते ये तीसरी मतलब बार फ्लाई स्पेस के अंदर फ्लाई कर जाएंगी, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आपको स्टार लाइनर के अंदर ये आपको सुनीता विलियम्स भी और बच विलमोर ये साथ में जाएंगे। अब यहाँ पर अगर हम बात करें ना, तो आप नोटिस करोगे कि नासा का जो कमर्शियल क्रू प्रोग्राम है, जो वैसे आपको मैं बता भी रहा था कि किस तरह से स्पेसक्राफ्ट की फंक्शनैलिटीज वगैरह पता लगेंगी, स्टार लाइनर को कहीं ना कहीं हम टेस्ट कर पाएंगे, ये सारी चीजें तो हैं ही हैं। पर थोड़ा सा सुनीता विलियम्स जी के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म जो हुआ था वो यूक्लिड ओहायो में हुआ था, टू इंडियन अमेरिकन न्यूरो एनाटोमिस्ट आपके दीपक पांड्या एंड स्लोवीन अमेरिकन, आप देख पाओगे इनका नाम, ठीक है। US नेवल अकेडमी से 1987 के अंदर ग्रेजुएट होती हैं। काफ़ी सारे इनके स्पेस मिशन के अंदर इनको सिलेक्ट किया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल एज एन एस्ट्रोनॉट बाय नासा इन 1998। इसके अलावा जो कुछ एक्सपीडिशंस होते हैं ना, उसके अंदर ये स्पेस वॉक करती हैं, जैसे एक्सपीडिशन 14-15 के अंदर जब ये ऑन बोर्ड थी, तो उस समय के ऊपर
इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था महिलाओं के लिए विद 4 स्पेस वॉक्स, जिनका टोटल टाइम था 29 घंटे एंड 17 मिनट। इसके अलावा और भी एक्सपेडिशंस के अंदर अगर आप नोटिस कर पाओगे तो डिफरेंट डिफरेंट आप इनकी स्पेस वॉक्स देखने को मिल जाएंगी, तो ये आप नोटिस कर पाओगे। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें तो 4 महीने इन्होंने रिसर्च एंड एक्सप्लोरेशन अवार्ड यहाँ पे करी, जो लेबोरेटरी ऑर्बिट कर रही थी। इसके बाद में जाके कजाकिस्तान के अंदर वो लैंड करती हैं। तो कहीं ना कहीं आप नोटिस कर पाओगे कि स्पेस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट्स करने के अंदर इनको काफ़ी ज़्यादा महारत यहाँ पे हासिल है। प्लस एट द सेम टाइम लगभग 50 घंटे एंड 40 मिनट का इनका रिकॉर्ड भी था स्पेस वॉक टाइम का। हालांकि बाद में जाके वो पैगी विटसन जी के द्वारा यहाँ पे ओवरटेक कर दिया गया था। ओवरऑल अगर हम बात करें तो 322 दिन इन्होंने यहाँ पे स्पेस के अंदर स्पेंड किए हैं और अब ये तीसरी बार स्पेस में जाने वाली है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा ऑक्सीटोसिन के रिगार्डिंग। देखो दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस एक्शन ऑर्डर किया है अगेंस्ट द ऑक्सीटोसिन यूज। देखो जब भी आपको कहीं ना कहीं किसी पर्सन से प्यार होता है तो ऐसा बोला जाता है कि एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन, ठीक है ना। इसको लव हार्मोन के नाम से भी जानते हो। तो जो मैमल्स के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड्स होते हैं उनके द्वारा ये सिक्रीट किया जाता है ड्यूरिंग सेक्स, चाइल्ड बर्थ, लैक्टेशन एंड सोशल बॉन्डिंग। अब ये चीज़ तो सर हमें पता थी थोड़ी बहुत, इसका एक आइडिया था कि चाहे इंजेक्शन के माध्यम से या वैसे कहीं ना कहीं ना। अब हो पता क्या रहा है एक्चुअली इंजेक्शन की, मैं आपको बात कराता हूँ कि जो आपके डेयरी कैटल है, ठीक है ना, उनके अंदर ना ऑक्सीटोसिन का यूज किया जा रहा है। अब हो क्या रहा है, ऑक्सीटोसिन की यूज क्यों किया जा रहा है? एक्चुअल में फोकस ये है कि इस ऑक्सीटोसिन को यूज करके यहां पर इनको इंजेक्ट किया जाए या एज अ नेजल सोल्यूशन की तरह दिया जाए, ताकि जो आपका कैटल है वो ज्यादा दूध दे पाए। समझ पा रहे हो? है तो ये देखो लव हार्मोन, पर ऐसा देखा गया है कि जब आप इसको ऑक्सीटोसिन को केमिकली मैन्युफैक्चर करते हो एंड कैटल के अंदर डाल देते हो, चाहे इंजेक्शन के माध्यम से या नेजल सोल्यूशन के माध्यम से, तो कैटल का जो दूध देने की क्षमता होती है उसके अंदर एक इंक्रीज देखने को मिलता है। पर ये मुद्दा कहीं ना कहीं गया कोर्ट्स वगैरह के अंदर और दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि भाई ये जो आप जबरदस्ती इस तरह से ऑक्सीटोसिन दे रहे हो एंड कोशिश कर रहे हो मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज करने की, ये ऑक्सीटोसिन इस तरह से देना कहीं ना कहीं एनिमल क्रुएलिटी के अंदर आता है, राइट। एंड इस वजह से ये एक ऑफेंस है, ये एक जुर्म है। इस वजह से दिल्ली पुलिस को उन्होंने एक्शन दिया, बोला है कि आप एक्शन लीजिए, चेक कीजिए कहीं ऑक्सीटोसिन का यूजेज किया तो नहीं जा रहा। तो ऑक्सीटोसिन काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के लिए। यहाँ पर आप देख पाओगे किस तरह से केमिकल मैसेंजर की तरह काम करता है, तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप बिल्डिंग के अंदर और बाकी चीजों के अंदर ये मदद भी करता है। बाकी नई मदर्स को एक्सेसिव ब्लीडिंग ना हो उसके लिए भी डेफिनेटली ये क्रूशियल हो जाता है। तो बाकी जो नॉर्मल प्रोसेस है वो तो सारी चीजें ठीक है, पर जब इसको इस तरह से डेयरी कैटल के अंदर मिस यूज किया जा रहा है ना, वो कहीं ना कहीं एक मेजर कंसर्न का कारण बन जाता है। बाकी इसके ओवर यूज की वजह से कैटल के अंदर तो दिक्कत आती ही आती है, प्लस एट द सेम टाइम जो हम लोग हैं, ह्यूमंस हैं, जो ये दूध पियेंगे कल को, उनके अंदर भी हेल्थ कंसर्न्स आ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे इश्यूज कहीं ना कहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस किए, जिस वजह से उन्होंने बोला दिल्ली पुलिस को कि आप इसके रिगार्डिंग एक्शन लीजिए अगर कहीं पर ऑक्सीटोसिन का मिसयूज किया जा रहा है। तो 1960 का जो एक्ट है प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट, ये कहीं ना कहीं इस सारी चीजों को रोकता है। बाकी आप जानते होंगे एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया भी इसी पर्टिकुलर एक्ट के अंतर्गत बना था। दोस्तों कल मैंने आपको एक होमवर्क दिया था लिप्टाको गोरमा रीजन के बारे में, तो काफी अच्छा शिवांग गुप्ता जी ने और राजू प्रसाद वर्मा जी ने काफी अच्छे से इसको एक्सप्लेन भी किया है। यहाँ पर अगर हम नोटिस करते हैं ना, तो ये वाला रीजन आप पहले तो फोकस करो, जैसे माली, नाइजर, बुर्किना फासो, इन लोगों ने ना मिलकर क्या किया, लिप्टार्मो गोरमा चार्टर को यहाँ पे साइन किया, जिसके माध्यम से इन्होंने अलायंस ऑफ साहिल स्टेट्स बना लिया। एक्चुअल में क्या हो रहा था ना, देखो यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं इस रीजन के रिगार्डिंग, ठीक है। तो इन तीनों कंट्रीज ने मिलकर बात करी कि हम ना एक दूसरे की मदद करते हैं। कैसे मदद करेंगे? यहाँ पर इन कंट्रीज में आप जानते हो आर्म्ड विलेज बहुत ही कॉमन होते हैं, तो इन्होंने बोला कि हम एक काम करते हैं, हम लोग एक तरह से चार्टर बना लेते हैं, तो हमारे ऊपर मतलब इन तीनों कंट्रीज में से किसी के भी ऊपर भी कोई अटैक करता है तो ऐसा माना जाएगा कि तीनों की तीनों कंट्रीज के ऊपर अटैक किया। जैसे नेटो में प्रिंसिपल नहीं होता, समथिंग सिमिलर इन्होंने यहाँ पे करने की कोशिश करी इस लिप्टाक को गोरमा चार्टर के माध्यम से, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे आर्म्ड मिलिट्स देखने को मिलते हैं, जिस वजह से लिप्टाक को गोरमा चार्टर इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये दरअसल में ना लिप्टाक को गोरमा चार्टर है तो है, चार्टर है, पर एक रीजन भी है। ये वाला रीजन जो मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट करके बता रहा हूँ ना, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो जब भी आप सुनोगे इसके बारे में तो ध्यान रखना, माली, बुर्किना फासो, नाइजर, उस रीजन की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। बाकी जो पूरा का पूरा रीजन है, आप साहेल रीजन के बारे में तो जानते ही होंगे, ये तो हमने कई बार डिस्कस भी कर रखा है। ये देखो प्लेसेस इन न्यूज तो मैंने आपको ये ना पहले भी कई बार पढ़ा चुका हूँ लिप्टाको गोरमा के बारे में, इट्स जस्ट कि हम एक बार इसको अच्छे से रिवाइज कर पा रहे हैं।
आज का आपका होमवर्क रहेगा ड्रेक पैसेज के बारे में, इसका आंसर मुझे आप नीचे कमेंट्स में बताओगे। आज का साथ ही साथ ट्रू और फॉल्स के अंदर आपका होमवर्क रहेगा, ये कुछ पॉइंटर्स हैं जिनका मुझे आप नीचे कमेंट्स में आंसर बता सकते हो। कल मैंने आपको जो होमवर्क दिया था उसका आंसर डिस्कस कर लेते हैं। जब हम बात कर रहे हैं अजरक की, तो ये तमिलनाडु के अंदर नहीं, ये आपका गुजरात के अंदर आपको मेजरली एक पॉइंट आर्ट देखने को मिल जाएगा, क्राफ्ट देखने को मिल जाएगा। जीआई की बात करें तो यहाँ पर कह रहा है कि ये ग्रांट किया जाता है बाय जीआई रजिस्ट्री इन न्यू दिल्ली, नहीं, जीआई रजिस्ट्री आपको चेन्नई में देखने को मिलती है, तो सेकंड आपका इनकरेक्ट है। इंटरपोल की बात करें तो इसके हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर नहीं बल्कि लियोन फ्रांस के अंदर आपको देखने को मिलते हैं, तो तीसरा स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो गया। गोल्डीन एक डेफिनेटली एक स्पेशल फॉर्म ऑफ गोल्ड है कॉल्ड अ 2D एलोट्रॉप, दिस इज करेक्ट। फिफ्थ स्टेटमेंट की बात करें, कॉमेट के अंदर बिल्कुल एक मिक्सचर होता है डस्ट, रॉक्स एंड आइस का, तो ये बात भी ठीक है। इसके साथ ही साथ आज का आपका होमवर्क पीवाईक्यू फॉर्म में अंदर रहेगा। पहला आपका पॉलिटी का एक क्वेश्चन है, 2022 के अंदर यूपीएससी ने पूछा था। दूसरा आपका होमवर्क रहेगा एक हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से, जो यूपीएससी ने हमसे 2016 में पूछा था। कल मैंने कुछ आपको और भी होमवर्क दिया था, जैसे एक पाणिनि के कॉरेस्पॉन्डिंग एक क्वेश्चन दिया था। देखो पाणिनि का जो माना जाता है ना, वो महाजनपद पीरियड के कॉरेस्पॉन्डिंग माना जाता है। वेरस अगर मैं बात करूं पुष्यमित्र शुंगा की, तो आप जानते होंगे कि ये तो आपका 185 बीसी के आसपास का टाइम है, तो ये बात अपने आप में फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है। अमर सिम्हा और कालिदास की बात करें ना, ये इनका जो रिलेशनशिप है वो चंद्रगुप्ता टू के साथ है। हर्षवर्धन की जब हम बात करें तो लगभग 7th सेंचुरी के आसपास हमें देखने को मिलते हैं। बट यहाँ पे जो चंद्रगुप्त टू की हम अगर हम बात करें तो आप जानते होंगे कि इनके टाइम के ऊपर बहुत सारे इंपॉर्टेंट हमें काम होते हुए डिफरेंट डिफरेंट आर्ट की फील्ड में भी देखने को मिलते हैं। तो चाहे मैं बात करूं अमर सिम्हा की, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट संस्कृत ग्रामर के द्वारा मतलब थे, एंड कालिदास की अगर हम बात करें तो संस्कृत राइटर आपको देखने को मिल जाते हैं, जिनके अलावा डिफरेंट डिफरेंट तरह के ड्रामा लिखे गए हैं, ठीक है, चाहे वो अभिज्ञान शुक्लतम हो गया, मालविक अग्निमित्रम हो गया, इस तरह डिफरेंट डिफरेंट लिखे गए। तो आपका थर्ड स्टेटमेंट तो ठीक है, पर सेकंड आपका गलत है, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। दूसरा आपको मैंने जो होमवर्क दिया था वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में बताया था। एसडीजीज की जब हम बात करें ना, तो 1972 के अंदर तो प्रपोज नहीं किए गए। 1972 के अंदर तो जो एक रिपोर्ट थी लिमिट्स टू ग्रोथ, उसको यहाँ पे पब्लिश किया गया था, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी। बाकी डेफिनेटली एसडीजी हमें 2030 तक अचीव करने हैं, तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, 2 ओनली। दोस्तों अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पीडब्ल्यू ओनली ऑफिशियल पर जाके इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, अपनी प्रेपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।